कहानी की शुरुआत होती है मंगोलिया के दिल में बसे गोबी डेजर्ट से। ये ईस्ट एशिया का सबसे विशाल और खतरनाक रेगिस्तान है। यहाँ पर एक बड़ी ऑयल कंपनी की टीम आई हुई थी। इन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस बंजर जमीन के नीचे काला सोना यानी तेल मिलेगा, लेकिन इनकी सारी इंफॉर्मेशन गलत साबित होती है। वहाँ तेल की एक बूंद भी नहीं थी। निराश होकर कंपनी फैसला करती है कि अब इस मिशन को बंद करने का वक्त आ गया है। इस टीम को वापस ले जाने के लिए एक बड़ा कार्गो प्लेन भेजा जाता है। इस प्लेन की कमान फ्रैंक नाम के एक अनुभवी पायलट के हाथों में थी और उसका साथ दे रहा था उसका को पायलट। सभी वर्कर्स अपना सामान समेटते हैं और प्लेन में बैठ जाते हैं। उनकी मंजिल थी बीजिंग, जहां उनकी दुनिया, उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे थे। प्लेन टेक ऑफ करता है और रेगिस्तान के ऊपर से गुजरने लगता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम अपना रंग बदलता है। सामने से एक विशाल रेतीला तूफान एक दीवार की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। को पायलट फ्रैंक से कहता है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्लेन को वापस लैंड कर देते हैं। तूफान थमने के बाद फिर उड़ान भर लेंगे। लेकिन फ्रैंक, उसे अपने अनुभव पर बहुत घमंड था। वो को पायलट की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि वो इस तूफान को चीर कर निकल जाएगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही प्लेन तूफान के अंदर घुसता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। विजिबिलिटी 0 हो जाती है। रेडियो काम करना बंद कर देता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। प्लेन का एक इंजन जवाब दे देता है। अब फ्रैंक के पसीने छूटने लगते हैं। उसके पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। प्लेन पूरी स्पीड में नीचे गिर रहा था। तभी एक भयानक टक्कर होती है। प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है। प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाता है। हवा का दबाव इतना तेज था कि एक वर्कर जो सीट बेल्ट नहीं लगाया था, वो हवा में किसी तिनके की तरह उड़ जाता है और सीधा नीचे मौत की खाई में गिर जाता है। प्लेन का बाकी हिस्सा जमीन पर गिरता है और रेत में घिसटता हुआ मीलों दूर जाकर रुकता है। जब प्लेन रुकता है तो वहाँ बस धूल और खामोशी थी। जो लोग जिंदा बचे थे वो सदमे में आ चुके थे। उन्होंने देखा कि इस हादसे में उनके 2 और साथी मारे जा चुके हैं। अब वो इस रेगिस्तान के बीचों बीच टूटे हुए प्लेन के मलबे के साथ अकेले थे। फ्रैंक और बाकी लोग परिस्थिति का जायजा लेते हैं। सबसे पहले वो अपना राशन चेक करते हैं। जो खाना और पानी उनके पास बचा था वो मुश्किल से 1 महीना चल सकता था, वो भी तब जब वो बहुत संभल कर इसका इस्तेमाल करे। माहौल में डर बैठ चुका था। तभी उनमें से एक आदमी, जिसे अपनी ट्रैकिंग स्किल्स पर बहुत भरोसा था, वो खड़ा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा, मैं पैदल चल कर मदद ढूंढने जाऊंगा। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये जुलाई का महीना है। गोबी डेजर्ट में गर्मी अपने चरम पर होती है। तुम बिना पानी और नक्शे के एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम बस गोल गोल घूमते रहोगे और सूख कर मर जाओगे। आखिरकार उसे बात समझ आती है और वो रुक जाता है। रात होती है। बाहर तूफान अभी भी जारी था। इन्हीं बचे हुए लोगों में एक शख्स था, जॉन डेविस। उसे टॉयलेट के लिए प्लेन से बाहर जाना पड़ता है। बाहर खूब अंधेरा था और रेत का तूफान था। बदकिस्मती से जॉन का पैर एक पत्थर से टकराता है और लुढ़कते हुए रेत के टीले से नीचे जा गिरता है। तूफान की आवाज में उसकी चीखें दब जाती है। रेत इतनी उड़ रही थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि प्लेन किस तरफ है। वो रास्ता भटक जाता है। अगली सुबह जब तूफान थमता है तो बाकी लोग जॉन को गायब पाते हैं। वो उसे पागलों की तरह ढूंढते हैं, नाम पुकारते हैं, लेकिन रेगिस्तान ने उसे निगल लिया था। टीम की एक लेडी मेंबर पायलट फ्रैंक के पास जाती है। उसकी आंखों में डर था। वो पूछती है, क्या हमें कोई बचाने आएगा? क्या किसी को पता है कि हम कहाँ हैं? फ्रैंक, जो खुद अंदर से टूट चुका था, वो कहता है, हमने अपना रास्ता बदल दिया था। हम रडार से बाहर है। किसी को नहीं पता कि हम यहाँ हैं। शायद कोई नहीं आएगा। ये सुनकर सबकी उम्मीदें बिखर जाती है। उनमें से 2 लोग पैदल निकलने का फैसला करते हैं। वो अपने साथ थोड़ा पानी ले जाने लगते हैं। फ्रैंक उन्हें रोकता है। वो जानता था कि पानी उनकी जिंदगी है। उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस झगड़े में पानी का कंटेनर गिर जाता है और उनका पानी रेत में गिर जाता है। जब सब एक दूसरे को कोस रहे थे, तभी एक आदमी जिसका नाम एलियट था आगे आता है। एलियट पूरे सफर में चुपचाप था, लेकिन अब वो कुछ ऐसा कहता है जो सबको चौंका देता है। वो कहता है, मेरे पास एक प्लान है। मैंने प्लेन के मलबे को देखा है। हम इसके टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर एक नया छोटा प्लेन बना सकते हैं और यहाँ से उड़कर जा सकते हैं। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन एलियट बताता है कि वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और प्लेन बनाने वाली कंपनी में काम करता था। लोगों की आंखों में एक चमक आ जाती है,
लेकिन फ्रैंक को ये नामुमकिन लगता है। वो इसे मानने से इनकार कर देता है। अगले दिन एक आदमी वहाँ से निकल जाता है, पर वहाँ एक लेडी होती है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकता है और खुद उस आदमी को ढूंढने जाता है। फ्रैंक चलते चलते उस जगह पहुँचता है जहाँ प्लेन पहली बार चट्टान से टकराया था। वहाँ का नजारा देख फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। उसे उस वर्कर की लाश मिलती है जो प्लेन से गिर गया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि लाश के कपड़े गायब थे और आसपास बंदूक की गोली के खोखे पड़े थे। तभी उससे वो आदमी भी मिल जाता है जो भाग गया था। वो डरते हुए बताता है, मैं इस लाश से अपनी घड़ी लेने आया था, लेकिन घड़ी गायब है। फ्रैंक समझ जाता है कि वो यहाँ अकेले नहीं है। इस रेगिस्तान में खूनी लोग शायद स्मगलर्स घूम रहे हैं। अब खतरा दो गुना था। एक तरफ रेगिस्तान की गर्मी, दूसरी तरफ वो अनजान दुश्मन। फ्रैंक वापस आता है और एलियट के नया प्लेन बनाने वाले प्लान के लिए हाँ कर देता है। प्लेन बनाने का मिशन शुरू होता है। वो प्लेन के मलबे को काट कर और जोड़कर एक नया ढांचा तैयार करने लगते हैं, लेकिन किस्मत को अभी और इम्तिहान लेना था। प्लेन उड़ाने के लिए उन्होंने जो फ्यूल बचा कर रखा था, उसके पास वेल्डिंग करते समय एक चिंगारी गिर जाती है। एक जोरदार धमाका होता है। किस्मत से कोई मरा नहीं, लेकिन उनका काफी सारा फ्यूल जलकर खाक हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो इंजन को बस एक बार स्टार्ट कर सके और उड़ान भर सके। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वक्त कम था, इसलिए वो अपनी जान पर खेलकर दिन की चिलचिलाती धूप में भी काम करना शुरू कर देते हैं। अब एक बहुत ही मुश्किल काम था। प्लेन के भारी भरकम विंग को सही जगह पर फिट करना। उनके पास कोई क्रेन नहीं थी। वो रस्सियों और चैन के सहारे उसे उठा रहे थे। विंग को संभालने वाली चैन टूट जाती है। भारी विंग तेजी से नीचे गिरता है। सबकी सांसें अटक जाती है। अगर ये गलत जगह गिरा तो प्लेन कभी नहीं बन पाएगा। प्लेन के अंदर एक आदमी पहले से मौजूद होता है, जिसका काम विंग को सही जगह फिट करना होता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और कहता है कि विंग खुशकिस्मती से बिल्कुल सही जगह जाकर फिट हो गया था। प्लेन का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। सब खुशी से झूम उठते हैं, गले मिलते हैं और नाचते हैं। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वो अपने इस नए प्लेन का नाम रखते हैं फिनिक्स। फिनिक्स वो पौराणिक पक्षी है जो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता है। ये नाम उनकी स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठता था। तभी रेगिस्तान अपना असली रूप दिखाता है। आसमान से बिजलियां बरसने लगती है। प्लेन मेटल का था और उसमें फ्यूल था। वो एक बम की तरह फट सकता था। सब अपनी जान बचाने के लिए दूर भागते हैं, लेकिन एलियट उसे अपने प्लेन से इतना लगा हो गया था कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो प्लेन को बचाने की कोशिश करता है। फ्रैंक देखता है कि एलियट पर बिजली गिरने वाली है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना भागता है और एलियट को खींचकर जमीन पर गिरा देता है। दोनों की जान बाल बाल बच जाती है। अगर एलियट मर जाता तो प्लेन को उड़ाने के लिए तैयार कौन करता? पानी अब खत्म होने की कगार पर था। एक रात उन्हें दूर कुछ टेंट और आग जलती हुई दिखाई देती है। फ्रैंक समझ जाता है कि ये वही स्मगलर्स है। फ्रैंक उनसे पानी की मदद लेने का फैसला करता है, लेकिन एलियट मना करता है, पर वो लोग नहीं मानते। फ्रैंक और कुछ साथी उन टेंट्स के पास पहुंचते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि कुछ गलत हो तो वो बचाव कर सके। वो देखते हैं कि वहाँ हथियारों का जखीरा पड़ा है। वो पानी मांगने की कोशिश करते हैं तो जवाब में गोली चलती है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। फ्रैंक और उसका दोस्त भी जवाबी फायर करते हैं और स्मगलर्स को मार गिराते हैं। एक स्मगलर बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। फ्रैंक चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो खूनी नहीं बनना चाहता था। वो मरे हुए स्मगलर की कलाई पर वहीं खड़ी देखते हैं जो उनके साथी की थी। उनका शक यकीन में बदल जाता है। ये लोग वही कातिल थे। वो एक घायल स्मगलर को पकड़कर अपने कैंप में लाते हैं। कैंप पर सब उस घायल स्मगलर को घेर कर खड़े थे। बहस चल रही थी कि इसका क्या किया जाए। तभी एलियट, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, अपनी गन निकालता है और उस घायल आदमी को वहीं मार देता है। फ्रैंक गुस्से से आग बबूला हो जाता है और एलियट पर चिल्लाता है कि तुमने क्या किया, लेकिन एलियट फ्रैंक पर गुस्सा कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ फंसे हैं। तुम्हारी बेवकूफी ने हमें मारा है। बात इतनी बढ़ जाती है कि फ्रैंक एलियट के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। एलियट का ईगो हर्ट हो जाता है। वो जिद्दी बच्चे की तरह बैठ जाता है और कहता है, मैं अब प्लान नहीं बनाऊंगा। तुम सब निकम्मे हो। मैं अकेला 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो। अब पूरी टीम मुसीबत में थी। सब उसे समझाते हैं, पर एलियट एक शर्त रखता है
कि सभी लोग मुझे रिक्वेस्ट करें तो ही मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। सभी लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि फ्रैंक भी। वो उसे कहता है कि तुम ही हमारे लीडर हो, अब से तुम जो कहोगे वो ही होगा। काम फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। वो स्मगलर जो भाग गया था अब अपने और साथियों के साथ वापस आ रहा था। वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग भूख प्यास से कमजोर हो और वो हमला करे। आखिरकार फिनिक्स तैयार हो जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक को प्लेन के मलबे में एक मैगजीन मिलती है। उसमें वही प्लेन की डिजाइन थी जो इस बड़े प्लेन की डिजाइन थी। यानी एलियट कोई असली प्लेन का डिजाइनर नहीं था, वो सिर्फ खिलौने वाले प्लेन बनाता था। वो प्लेन जो रिमोट कंट्रोल से उड़ते हैं। पूरी टीम के सब्र का बांध टूट जाता है। अयान नाम का एक आदमी तो एलियट के सिर पर बंदूक तान देता है और कहता है, तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। हम यहाँ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम खिलौने की बात कर रहे हो। खिलौने और असली प्लेन में फर्क होता है, पागल इंसान। लेकिन एलियट पूरे विश्वास के साथ कहता है, एरोडायनेमिक्स के नियम सेम होते हैं, चाहे प्लेन छोटा हो या बड़ा, ये प्लेन उड़ेगा। फ्रैंक अयान को किसी तरह रोकता है, तभी तूफान आता है और प्लेन हवा में हल्का हल्का उड़ने लगता है। सबको यकीन हो जाता है कि अब ये प्लेन उड़ेगा। उनके दिलों में उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है, लेकिन तूफान उनके बनाए इस प्लेन को पूरी तरह रेत में दफन कर देता है। सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन फ्रैंक हार नहीं मानता। वो सबको मोटिवेट करता है। वो सब मिलकर अपनी आखिरी ताकत लगाते हैं, प्लेन को रेत से बाहर निकालते हैं और खींचकर एक समतल जगह पर ले जाते हैं जो रनवे का काम करेगी। अब वक्त था इम्तिहान का। वो प्लेन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन शुरू होता है पर तुरंत बंद हो जाता है। बहुत कोशिश के बाद आखिर प्लेन स्टार्ट हो जाता है। उधर दूर स्मगलर्स को प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो घोड़ों और गाड़ियों में हथियार के साथ इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मौत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि प्लेन छोटा था और अंदर जगह नहीं थी। सारे लोग प्लेन के विंग्स के ऊपर लेट जाते हैं और खुद को रस्सियों से बांध लेते हैं। फ्रैंक प्लेन को दौड़ाता है। पीछे से स्मगलर्स गोलियां बरसा रहे होते हैं। गोलियां प्लेन की बॉडी से टकराती है, लेकिन किस्मत से किसी को नहीं लगती। प्लेन रनवे पर भाग रहा है, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पा रहा। सामने एक गहरी खाई आ रही थी। रनवे खत्म हो रहा था। स्मगलर्स को लगा बस ये तो गए, अब ये खाई में गिरेंगे। प्लेन खाई के किनारे पहुंचता है और नीचे गिर जाता है। सबका दिल हलक में आ जाता है, लेकिन अगले ही पल खाई की गहराई से फिनिक्स ऊपर उठता है। एलियट का डिजाइन काम कर गया था और वो हवा में थे। नीचे खड़े स्मगलर्स बस देखते ही रह जाते हैं। हवा के झोंकों के साथ वो मौत के उस रेगिस्तान को पीछे छोड़ देते हैं जहाँ से बचना नामुमकिन था। महीनों की भूख, प्यास, डर और मेहनत रंग लाई थी। वो सब खुशी से चिल्लाते हैं। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि वो सही सलामत अपनी दुनिया में वापस आ चुके हैं और एलियट की फोटो एक बड़ी मैगजीन के कवर पर छपी होती है, जिस पर लिखा था नासा की नई उम्मीद। यानी उस खिलौने बनाने वाले ने सच में दुनिया बदल दी थी। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट ऑफ द फिनिक्स की कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।